कल न्यूज़। दोस्तों, ज़ेबा मलिक साबो सिद्दीक की प्रिंसिपल है। इन्होंने आज एक बुक का लॉन्च किया है, मलिक लियाकत हुसैन तेरी याद में। इनके वालिद साहब के ऊपर एक प्राउड बेटी जिनको उस दशक में पढ़ाया था मलिक साहब ने, जब उस टाइम और लड़कियों को पढ़ाना जो है गलत समझा जाता था और लड़कियों को बाहर भेजना गलत समझा जाता था, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी में। उस टाइम का क्या आपका था कि जिस टाइम आपके वालिद साहब आपको कॉलेज में भेजे, स्कूल में भेजना चाह रहे थे, कॉलेज में भेजे, आपने पढ़ाई बाहर की, क्या माहौल था उस टाइम? देखिए, उस वक्त 92 के राइट्स हुए थे और 93 में मैंने डिप्लोमा पास आउट किया था। और मैंने जब डिप्लोमा पास आउट किया तो मुझे डिग्री में यहाँ बॉम्बे में हर जगह एडमिशन मिल रहा था। कौन सी फील्ड में? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो मुझे यहाँ पर रामराव कॉलेज में, साबो सिद्दीक में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था, कंप्यूटर नहीं था। तो उस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ ही कॉलेज हुआ करते थे, बॉम्बे में एक ही था। और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में अमरावती में नंबर लगा, वो भी सिर्फ 1000 रुपये में। उस वक्त की फ़ीस 10,000 थी, जो प्राइवेट कॉलेज था। तो भाई का बोलना था कि आप प्राइवेट कॉलेज में बॉम्बे में ही रहो, इनको क्यों बाहर भेज रहे हो। लेकिन अब्बा का बोलना था कि नहीं, अगर वो जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो मैं चाहूँगा कि वो आगे जाए। और उनको इतना एतमाद था कि उन्होंने 3 साल मुझे अकेले वहाँ भेजा। जबकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे दादा थे, दादी थे, उन लोगों ने भी कहा कि लड़की को ऐसा बाहर भेजोगे, कल शादी करना है, प्रॉब्लम आएगा जी। लेकिन अब्बा ने कहा कि नहीं, मुझे पता है वो क्या है। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि आज भी वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है और मैं माशाल्लाह से वही चीज़ लेके चल रही हूँ। आपने डिप्लोमा किया कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग किए, अमरावती गए थे, यूएसए भी जा चुके। आप ये बताइए, उस दौर में आपके क्लास में या आपके बैचमेट में मुस्लिम लड़कियाँ कितनी थी? हमारे क्लास में हम 2 ही लड़कियाँ थी। ठीक, आउट ऑफ 60 में से 2 लड़कियाँ थीं। और उन 2 लड़कियों में हम 2 थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, दोनों ने पढ़ाई की। अभी एक ही शादी हो गई, वो भी इधर है। और मैं थी, मुझे उस वक्त अच्छे जॉब भी मिले, यूएस का जॉब भी था। लेकिन अब्बा नहीं चाहते थे, अब्बा चाहते थे कि आप यहीं पर रहो। वो किसी भी बच्चे को बाहर भेजना नहीं चाहते, वो चाहते थे आप भले कम कमाओ, अपने देश में रहो। शरद पवार जी आज आए तो उनका पॉलिटिकल जो करियर है वो खुद ही सामने आ जाता है कि जिसके बुक लॉन्चिंग पे शरद पवार जैसी हस्ती है, अबू हाशिम आजमी जैसी है, तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो इसी से दर्शाता है कि क्या है। बाकी आप लोग जो है इनकी बुक में देखिए, इनका बुक जो है इन्होंने लॉन्च किया है, वो बुक देखिए। और तेरी याद में जो एक बेटी ने अपने बाप के लिए लिखा है और जो संघर्ष किया है लिखने में, वो भी इस चीज़ में देखिए। सलीम शेख, बहुत बहुत मुबारक मैडम आपको। आपका भी हमने बहुत, आप बहुत भावुक हो गए थे शायद। ये हमारे बड़े भाई हैं और अब्बा से बहुत करीब थे। और अब्बा के बाद वो हमेशा इन्हीं का सपोर्ट। आप नहीं चाह रहे थे कि ज़ेबा मलिक पढ़े? अब्बा आपने खुद कबूलनामा किया। मैं जब डिप्लोमा हो गया तो डिग्री पढ़ने के लिए जब ये अमरावती जाने लगी तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि डिग्री करने के लिए वहाँ अकेले उसको रहना पड़ेगा। तो अब्बा ने कहा कि नहीं, मैंने उसका इंतजाम किया है। क्या लगता है अब्बा का फैसला कैसा रहा? बहुत अच्छा फैसला रहा, लेकिन मेरी सोच गलत थी, लेकिन मेरे अब्बा का फैसला बहुत अच्छा। चेंज है कि नहीं ज़ेबा मलिक को देख के? नहीं, अभी बहुत चेंज हो गई। मलिक लियाकत हुसैन की बेटी ज़ेबा मलिक को देख के आप? अरे मेरी छोटी बहन है, मैंने गोद में खिलाया है। डिसीजन की बात हो रही है, पढ़ाई की डिसीजन जी। नहीं, पढ़ाई तो बड़ा गर्व कर रहा हूँ ना, बड़ा फख्र महसूस करता हूँ आज उसकी पढ़ाई पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा भाई ने मुझे बचपन से देखा है, क्योंकि अब्बा के साथ मैं ज़्यादा नहीं रही, बचपन से भाई ने, यानी हर चीज़, पढ़ाई से लेके हर चीज़ उन्होंने की। इस बुक में क्या है मतलब? इस बुक में अब्बा की, आपका संघर्ष है, भाई का संघर्ष है कि अब्बा की पॉलिटिकल करियर? नहीं, इस बुक में सिर्फ अब्बा के बारे में है, क्योंकि हमने ये देखा ना कि उनके इतने सारे ऐसे चीज़ें थे, इतने आंदोलन थे, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन थे जो लोगों को पता ही नहीं, आज के लोग जानते ही नहीं। वो एक ऐसे आंदोलनकारी थे कि अगर कुछ भी होता था तो वो रोड पे लेट जाते थे। और आज जॉर्ज फर्नांडिस की यूनियन में जनरल सेक्रेटरी रहना एक अपने आप में बड़ी चीज़ थी जो हमको नहीं पता। और उनकी आवाज़ पे पूरा कुरला खड़े हो जाता था, तो ये हमने नहीं देखा था। लेकिन जब मैं सुनती हूँ लोगों से, बहुत सारे लोगों से, तो फिर मैंने घर में भाई से पूछा, भाई ने बोले हाँ ऐसा है। फिर हमने डिसाइड किया घर में कि नहीं, हम लोगों को अब्बा के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये आपका ट्रिब्यूट था? जी, ट्रिब्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी याद की जो किताब लिखी है वो सैयद अब्दुल्ला अलवी साहब ने लिखी है। सब ऑथर इस किताब में क्या दर्शाना चाह रहे थे आप? सर, इस किताब में एक शख्सियत की हकीकत को पेश करने की कोशिश की गई है कि वो शख्सियत फ़िलवाक़े कैसी थी। मैं जब इस किताब को लिखने के लिए बात करने के सिलसिले में पहली बार पहुंचा तो मैं ये इरादा करके गया था कि मैं ये किताब नहीं लिखूंगा और उससे कहूँगा मुझे किताब नहीं लिखनी है। मुझसे कहा कि आपसे मिलूँ, इसलिए मैं आ गया, क्योंकि मुझे किसी की चापलूसी नहीं करनी है, किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करनी है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब हकीकतें सामने आईं
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस काम को कबूल किया और इसे मुकम्मल करने की हद तक मकतूल कितना कोशिश वक्त लगा आपको? की। ये तो समझे कि हम लोगों ने कलील मुद्दत में काम किया। किताब सही मानों में देखा जाए तो शायद महीने भर में भी तैयार नहीं, उससे भी कम वक्त में तैयार हुई, और दोनों वर्जन उर्दू और हिंदी दोनों में। मैं समझता आप इमाम साहब भी है मेरे ख्याल से। मैं MA BEd एमफिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी के लिए उर्दू डिपार्टमेंट की BA और MA की किताबें लिखी भी हैं और एडिट भी की हैं। कुछ ऐसी बातें इनको पता चली, जैसे ज़ेबा मलिक उस दौर में इन्होंने अपनी बच्ची को एक आला दर्जे का एजुकेशन दिया था, तो इस्लाम की रोशनी में आप अभी आज के माहौल के हिसाब से लोगों को क्या मैसेज दोगे? इस बुक में क्या संदेश? तालीम तो हर मुसलमान मर्द मोमिन और औरत के लिए ज़रूरी है। हदीस पाक का मफ़हूम आप बेहतर जानते हैं, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मर्द और औरत के लिए इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, इसमें दीन की क़ैद नहीं है और कुल्लियतन इल्म फरमाया गया है। तो इसमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों इल्म असरी और इल्म दीनी दोनों इल्म शामिल हो जाते हैं। और हमारे मज़हब ने हमें असरी इल्म हासिल करने से रोका नहीं है, उसके हुदूद व क़ुयूद बयान किए हैं कि आप इस दायरे कार में रहकर असरी तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाएँ, इंजीनियर बनाएँ। और इसमें किताब जब हम मुरतब कर रहे थे उस वक्त हमने नसीम सिद्दीकी साहब का एक जुमला बड़ा अच्छा हमको लगा, जो हमारे दिल को बहुत भाया। वो ये है, उन्होंने कहा था कि मलिक लियाकत हुसैन साहब ने उस वक्त अपनी बेटी को इंजीनियर बनाया। जी, ये अपने आप में वाक़ईतन हकीकतन बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख़ में भी गांव देहात के रहने वाले लोगों की फ़िक्र इस तरह की नहीं है, जबकि वो ख़ुद एक गांव से आए थे। इसके बावजूद इतने ब्रॉड माइंडेड होना किसी ऐसे शख्स, हालांकि वो तालीम याफ्ता थे, इस वजह से उनकी जहन में ये वसअत थी, और यही वसअत जो है वो आज उनके ख़ानदान में भी देखने को मिलती है। मैं ज़ाती तौर पर इनके घर में 2 लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, जिसमें उनके बड़े भाई हैं मलिक रफ़ी अहमद साहब, और दूसरे उनके भतीजे हैं। इनकी याददाश्त माशाल्लाह सियासत को लेकर बहुत ज़बरदस्त है, और अगर उन्होंने अपनी जो भी मालूमात हमें मुहैया न की होती जो इस किताब में शामिल है, मुझे लगता है कि वो किताब अधूरी और नाक़िस होती। तो क्या पॉलिटिकल हिसाब से लिखा गया है? नहीं, किसी पॉलिटिकल जाविये से इस किताब को नहीं लिखा गया। किसी एक शख्सियत के कारनामों को, उसकी हकीकत को, जो आज लोगों के लिए ज़रूरी है जानना, उस जाविये से इसको मुरतब करने की कोशिश की गई जी। और भी कुछ ऐसा लिखने का इरादा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे कद्दावर लीडर अली जनाब शरद पवार साहब, देखिए ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी जिनका विधानसभा के सदस्य, समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति सुहेल लोकलवाला जी, नसीम सिद्दीकी, नसीम भाई के बारे में बोलते समय यहाँ बताया गया कि महाराष्ट्र के वो स्पोक पर्सन है। मैं थोड़ी दुरुस्त करना चाहता हूँ कि NCP के हमारे जो स्पोकन थे नवाब मलिक साहब, वो कई महीनों से जेल में। वो ऐसे स्पोक्समैन थे कि हर दिन उनका स्टेटमेंट क्या आएगा वो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, खाली मुंबई या महाराष्ट्र में लोग ध्यान देते थे, ऐसा नहीं। मैंने खुद देखा कई बार कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर हम हवाई जहाज में बैठने के लिए जा रहे थे, 2-4 दोस्त हुए। मैंने कहा कि चलिए अपने फ्लाइट का नाम सुनिए। उन्होंने कहा कि 5 मिनट लेट आएंगे, क्योंकि नवाब मलिक का स्टेटमेंट अभी टेलीविजन पर आएगा, वो सुनकर हम जाएंगे। वो इनकी इज्जत है। और आज हम लोगों को कमियां लग रही है, और किसी ने तो ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी चाहिए। और इसलिए नसीम सिद्दीकी का वहाँ
इनके कंधे पर ये जिम्मेदारी देना खाली महाराष्ट्र तक नहीं, नेशनल लेवल पर यह हम लोगों ने तय किया है, वहाँ से यहाँ करेंगे। मलिक लियाकत हुसैन के परिवार के सब सदस्य और भैया और भाइयों, आज एक ऐसे शख्स के प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने हमें बुलाया कि उनका काम हम लोगों ने कभी देखा है। 1978 में महाराष्ट्र के विधानसभा में नेहरू नगर से वो चुनकर आए थे। उस जमाने में देश में जनता पार्टी का राज था, यहाँ थोड़ी अलग स्थिति थी। मगर कुछ हमारे दोस्त थे जो नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालते थे। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लेना पड़ेगा, मधु धंधोसे का लेना पड़ेगा, मधु जिम्मे का लेना पड़ेगा, और इन सभी साथियों के साथ मलिक लियाकत हुसैन ये समाज के छोटे तत्वों के हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा इनके साथ रहते थे। आज की जमाना जो है उन्हें, और आज की जो नई पीढ़ी है उनको जॉर्ज फर्नांडिस और उनकी ताकत क्या थी वो मालूम नहीं थी। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसा नेता थे कि उन्होंने बॉम्बे बंद करने के लिए स्लोगन दे दिए तो बॉम्बे बंद होती थी, लोग सुनते थे। एक जमाने में बॉम्बे के सबसे बड़ा और पावरफुल नेता थे जिनका नाम एसके पाटिल था। एसके पाटिल पूरे देश में इनकी इज्जत थी, एक जबरदस्त नेता था। मुंबई शहर यहाँ की राजनीति इसके फकीर से कैसे थी, कभी उनका हार मालूम नहीं थी। मगर जॉर्ज फर्नांडिस ने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का तय किया। लोग हंसने लगे, मगर जगह जगह पर पोस्टर लगे और पोस्टर में इतना ही था कि यू कैन डिफीट पार्टी, आप पार्टी साहब का हरा सकते हैं। बस 4 सेंटेंस का एक पोस्टर और नीचे जॉर्ज फर्नांडिस का नाम और उनका सिरवा। मीडिया में मजाक हो गए, ये क्या पागल करें, पार्टी साहब को कौन हरा सकता है कि जॉर्ज फर्नांडिस आए कहाँ से, बेंगलोर कर्नाटक से, और यहाँ इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के पोस्टर लगाते हैं। मगर इलेक्शन हो गया तो जिंदगी में पहली बार इसके खातिर हरे और जॉर्ज फर्नांडिस थी। जॉर्ज फर्नांडिस की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी हिंदू मजदूर सभा। हिंदू मजदूर सभा के साथ साथ म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन, हॉकर्स यूनियन और कई ऐसी यूनियन थी कि समाज के छोटे तबके के लोगों के हितों की रक्षा यह उनका फर्ज था। और उनकी जो टीम थी, जो लॉयल थी, मेहनत करने वाली थी, और जॉर्ज फर्नांडिस और बाकी डॉक्टर लोहिया, इनकी जो विचारधारा थी
इस विचारधारा से काम करने वाली उनकी साथियों की टीम थी। इन साथियों में मलिक लियाकत हुसैन, इनका नाम हमेशा आगे रहता था। मलिक साहब समाज के छोटे लोगों के हितों की रक्षा करते थे। मजदूरों की समस्या के लिए झगड़ा नहीं करते थे। हॉकर्स का इशू जिन्हें फेरी वाले कहते थे, इनकी समस्या हल करने के लिए जवाब की तरफ से मलिक लियाकत हुसैन सबसे आगे रहते थे। जो कुछ उनको समय मिला, इस समय का पूरा इस्तेमाल इन लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने किया। महाराष्ट्र के विधानसभा में मेरे साथ वो थे और हम हमेशा देखते थे कि जब चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए आते थे तो कभी पर्सनल काम उन्होंने लाया नहीं। काम लाया तो गरीबों के हितों की रक्षा करने का ही काम उन्होंने हमेशा लाया। और एक ऐसी शक्ति कि जिनका काम हम कभी भूल नहीं सकते। आज मुझे एक तरह खुशी है कि 25 साल के बाद फिर आपसे यहाँ हम सब लोगों को हुआ है। और मुझे एक बात की कमी आ रही है, और कमियाँ है कि मलिक लियाकत हुसैन जो मुंबई में उन्होंने काम किया, ये हर साल हमेशा मजदूरों के लिए किया, फेरी वालों के लिए किया, म्यूनसिपल कामगार जो थे यहाँ के, इनके लिए क्या था। तो 60 साल छोड़कर इनके साथ और जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया था, इनके 40-50 लोगों को भी यहाँ दावत देने की आवश्यकता थी। तो इनके भी उनकी जिंदगी, उनका ध्यान, उनका प्यार इन लोगों के बारे में बहुत अच्छी बात है कि आज हम सब लोगों को बुलाया, उनकी याद दिलाने का एक मौका दिया। और खास तौर पर मुझे खुशी है कि उनकी बेटी डॉक्टर जिलवा, इन्होंने ये किताब लिखे हुए और उनका जीवन हम सब लोगों के और खासकर नई पीढ़ी के सामने लाने के लिए बहुत मेहनत की। मैं उनको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। मुझे इसमें अच्छे लगे कि जैसे अबू आजमी ने कहा कि बाप को सबसे ज़्यादा प्यार लड़की से मिलता है, और जिसको एक ही लड़की है तो उसको ज़्यादा मिलता है। तो आपने ये काम बड़ा अच्छा किया। ये नेक्स्ट कदम लिखकर उस जमाने के कई लोगों के इंटरव्यूज लेकर क्या स्थिति थी, किस तरह की राजनीति थी और आज की स्थिति क्या है, ये सब के सामने देखे लाने का काम आपसे किया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सभी के साथ में ये किताब आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। इससे आपको आगे की बात अच्छी तरह से यही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। अबू आसिम आजमी साहब को जोरदार तालियों के बीच। मलिक लियाकत हुसैन साहब 25वीं वफात के मौके पर यहाँ मौजूद मुल्क के नामवर लीडर मोहतरम शरद पवार साहब, बहन ज़ेबा, उनके पूरे फैमिली के लोग, स्टेज पर बैठे हुए तमाम नामवर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं ज़ेबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जैसा लोगों ने मुबारकबाद पेश किया। और ये भी कहता हूँ कि बाप का काम लड़कियाँ ही करती हैं। लड़कियाँ जितना ज़्यादा बाप को प्यार करती हैं उससे लड़के प्यार नहीं करते उतना। लड़कियाँ जितना अच्छा काम करती हैं और लड़के उतना अच्छा काम नहीं करते। मुझे कहने में कोई वो नहीं है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने वालिद साहब के किए हुए कामों को नक्श कदम की तरह से किताब निकाला, जिसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको। मैं समझता हूँ कि लियाकत हुसैन साहब अपने अहद के एक बहुत नामवर लीडर थे, बेबाक लीडर थे,
सोशलिस्ट थे और उन्होंने, जैसे लोगों ने कहा, बहुत सारी यूनियंस का काम किया, मजदूरों के लिए, सड़क पर पोंछा लगाने वाले फेरी वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, बीएमसी के यूनियन के लिए, बीएसटी यूनियन के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने। और एक बात मैंने सुना उनके बारे में, वो बहुत ही लीडर आदमी थे, डरते नहीं थे किसी से और किसी की चापलूसी नहीं करते थे। सबसे जरूरी चीज है कि आज के लीडरान जो है ना, वो चापलूसी में लग गए, अपनी बातें कहते नहीं। उनको डर लगता है कि अगर मैंने अपनी बातें, अपने दिल की बातें लीडर से कहती है, कहीं लीडर मेरा नाराज ना हो जाए। मुझे बहुत खुशी है और यकीन जानिए, आज इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा तजुर्बेकार, सबसे ज्यादा काम करने वाले अगर कोई लीडर हैं तो मैं समझता हूं मोहतरम शरद पवार साहब। मैं शरद पवार साहब की मौजूदगी में एक ऐसे कौम का, मजलूम कौम का नुमाइंदा के नाते आपसे बात करना चाहता हूं। मुल्क की हालत बहुत खराब है सर, कोई बोल नहीं रहा है। गलती क्या किया हमने? किसके पास जाएं? आपके अलावा कोई आदमी पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आता, आपके कद का कोई आदमी नजर नहीं आता। अगर मैं अपनी बात आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं? रोजाना हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र में रोजाना सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली के नाम से मुझे गालियां दी जा रही। मेरी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे, बुर्के वाली को ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को मार दिया जाएगा, इनका सोशल बाइकाट कर दिया जाएगा, इनसे कोई सामान खरीदो मत, इनको कोई सामान बेचो मत, इनको कोई जमीन मत दो, इनसे इनको कोई प्रॉपर्टी मत बेचो। खुलेआम कहा जा रहा है, खुलेआम, छुप के नहीं कहा जा रहा है। ट्रेनिंग दी जा रही है कि मुस्लिम लड़कियों को कैसे फंसाओ। 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, हिंदू बनाएंगे। किससे फरियाद करो? किसके पास जाऊं? कोई नहीं बोलता सर हाउस के अंदर। इन इश्यूज पर कोई हाउस में बोलता नहीं। लीडर थे। मैं कल मैं गया था, एक मीटिंग थी कल, मधु लुमेर साहब की खली थी। यकीन जानिए कैसे लीडर थे उस जमाने में। कहते मधु लुमेर साहब अपना दरवाजा खुद खोलते थे घर का, किसी और को, नौकर को खोलने नहीं देते। चाय खुद बनाते थे और चाय की प्याली धुलते थे और मेहमान की इज्जत करते थे। वो जमाना था, चाय खुद बना के देते थे। आज के लिए तो वो दिमाग खराब है। आज के लिए ना 50-50 करोड़ रुपया एमपी बनने के लिए खर्चा करते हैं। सच्चाई है ये। हम छोटे से थे, देखते थे जब इलेक्शन होता था। मोहतरम पवार साहब, मुझे याद है कि हमारे यहाँ यादव साहब थे, वो थे कांग्रेस में, आपके दोस्त थे, लेकिन हर इलेक्शन में आते थे, आपसे चंदा मांगते थे। आप भी हमेशा देते थे चंदा उनको, चंदी यादव जी को, और वो आपका बहुत एहसान मानते थे कि पवार साहब मुझे देते हैं, हमेशा चंदा देते हैं। छोटे छोटे कोई नेता होता, बम्बई आते थे, 5,000, 3,000, 10,000 रुपया चंदा वसूल के जाते थे, इलेक्शन लड़ते थे। आज वो नेता चंदा नहीं मांगते, वो देते हैं पैसा, कितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे जिता दो। कितना फर्क हो गया है। सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, कोई है नहीं आगे पीछे, एक नजर आपकी तरफ जाती है, प्लीज 5% रिजर्वेशन दिला दीजिए। सर हाईकोर्ट ने कह दिया कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना चाहिए। अगर हाईकोर्ट ने कह दिया तो फडणवीस कौन होते हैं कहने वाले कि ये कानून में बैठता नहीं? हाईकोर्ट कहता बैठता है, वो कहता नहीं बैठता। ये कैसे हो सकता है? प्लीज 5% एजुकेशन आप, अगर आपको ताकत मिले तो जरूर दे दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे याद है सर, कोई बुरा मत मानना भाई प्लीज, मैं अपने लीडर से मांग कर रहा हूं। किससे मांगे, किससे कहूं? आपने कहा था सर, जब पहली बार एनसीपी पार्टी बनी थी, रेडियो क्लब में मीटिंग हुई थी, आपने कहा था कि जब मेरी पार्टी आएगी पावर में, मैं इस्माइल यूसुफ कारी मुसलमानों को दे दूंगा। इस्माइल यूसुफ कारी सर हमारे बाप दादाओं ने बनाया था। सर यूसुफ ने उस जमीन को खरीदा था और मुसलमानों के लिए कहा था कि मुसलमानों की एजुकेशन यहाँ होगी, मुसलमानों के लिए वहां पढ़ाई होगी, लेकिन जैसे आजादी आई उसको छीन लिया गया। उम्मीद किसी से नहीं सिवाय आपकी, कोई दूसरा नजर नहीं आता है। आपकी ताकत आए ना तो उसको दे दीजिए हम लोगों को, बहुत बड़ा एहसान आपका, बहुत बड़ा एहसान होगा सर।
हालात मुल्क के ये है कि अगर हम किसी पार्टी के खिलाफ संविधान के दायरे में बोले तो हमें ईडी का डर दिखाया जाता है, बड़े बड़े लीडरों को ईडी का दिखाया जाता है। याद रखिए, माली से अदावत है पर शायदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है पर शायदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादारी वतन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादारी वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, मोदी को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मोहतरम आदरणीय इज्जत इमाम पवार साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पूरी कौम ने, पूरे मुल्क की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन हालात में, इस उम्र को पहुंचने के बाद भी आप मुल्क की खिदमत करने में कहीं पीछे नहीं रखते, कहीं पीछे नहीं रखते हैं। और हम, हमारे पास कोई नजर नहीं आता। मुलायम सिंह भी चले गए बेचारे, रुखसत हो गए, कोई नहीं है। हम सब महाराष्ट्र में रहते हैं। आप थोड़ा सा इस मजलूम कौम की तरफ देख लीजिए, हम अनटचेबल हो गए हैं आज। अगर हमारे लिए स्टेज पर कोई आदमी बोल देगा ना, अगर स्टेज पर गाड़ी रख के कोई मौलाना खड़ा हो जाएगा ना, तो कहते हैं मेजॉरिटी का वोट उसको नहीं मिलेगा। हमारे बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमने इस मुल्क की वफादारी के लिए कौन सा काम नहीं किया। मैं उसको गिनवाना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कुछ कीजिए। बस मैं एक बार फिर ज़ेबा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप उस बाप की बेटी हैं जो लीडर थे, जिन्होंने कभी किसी की चमचागिरी नहीं किया, कहीं डरे नहीं, कहीं झुके नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, खामोशी बुद्धिल न कर डाले, जब जरूरत पड़े जबान खोला करो। खामोशी बुद्धिल न कर डाले तुम्हें, जब जरूरत पड़े जबान खोला करो। जी हुजूरी और गुलामी छोड़कर कौम के हक में भी कुछ बुरा करो। प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला साहब के दुआलिया कलमात पेश करें। अभी हाल ही में आपका बहुत अच्छा सेंटर फॉर एड केयर एंड क्योर ऑफ कैंसर का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें शरद पवार साहब भी तशरीफ लाए थे। आए जी शरद पवार साहब, सोहेल साहब वहीं से दुआलिया कलमात आप जी। प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला। करीम अम्माबाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरुना बिल मारूफ व तनहुना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। आज के इस बामकसद जलसे में इस किताब के इजरा के मौके पर सबसे कदावर शख्सियत, और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो हालात चले हुए हैं और कम्युनल फोर्सेस की जो ताकत बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ अगर कोई मर्द पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ उनका मुकाबला कर रहा है तो वो है शरद पवार। और मैं तो समझता हूं कि मुसलमानों को और दीगर पिछड़ी जातों को और सेकुलर ज़हनियत रखने वालों को जितना शरद पवार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए उतना कम है। ज़ेबा, आज आपने मुझको मदद किया माशाल्लाह, और मैं ये जानता हूं कि ज़ेबा बहुत ही बेधड़क लड़की है, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। चमचागिरी चापलूसी इसको नहीं आती है, और आजकल के मैनेजमेंट को चाहिए चमचागिरी और चापलूसी, तो उसके साथ नाइंसाफी हुई है। मेरा पैगाम यहां से पहुंचा देना, अगर टेप होता हो तो टेप लेके जाकर सुना देना, और आप ही बोल सकते। और मैं जानता हूं, और सुनो आसिम भाई, जो आजीजी इंकिसारी इतने बड़े लीडर में, मैंने सर वो आजीजी इंकिसारी मुलायम सिंह में, जब मैं गया था उनसे मिलने, तो वो शख्स मुझको छोड़ने के लिए लिफ्ट तक आए। बोला नहीं सर अच्छा नहीं लगता है। बोले नहीं आप चलिए चलिए। आदमी बड़ा कैसे बनता है? दादागिरी से और गुंडागर्दी से और हटने से नहीं, जितना सर झुकाएगा उतना अल्लाह उसको सर झुकाएगा। और ज़ेबा मलिक
मैं तुमको मुबारकबाद देता हूँ। मैं तुमको मुबारकबाद देता हूँ कि एक लड़की ने वो काम किया जो लड़का नहीं कर सकता है। एक लड़की जिसने वो काम किया है कि एक लड़का नहीं कर सकता है। तुमने अपने मरहूम वालिद का और आसिफ भाई एक तरफ हो गए। और सुनिए, जो जीवा मालिक ने जो काम किया है वो वाकई काबिल दाद है, काबिल तहसीन है। और 25 साल पहले उनका इंतकाल हुआ और मैंने मालूम किया आसिफ भाई कि इस शख्स की इब्तदाई जिंदगी किसकी, लियाकत हुसैन की, इनके वालिद की। सर, he was working as a मुंशी in the bakery। एक बेकरी में वो मुंशी थे और वो बेकरी इत्तेफाक से जहां मेरी ऑफिस है उसके आगे बगल में ही है। वहां से वो शख्स टीचर बना। टीचर बनने के बाद वो रेलवे की जो यूनियन थी जॉर्ज फर्नांडिस की, लेकिन थोड़ा माफी चाहूंगा सर कि जॉर्ज फर्नांडिस का जो 1967 में, जब आसिम भाई का भी पॉलिटिक्स से को वास्ता नहीं था, हम लोग उस जमाने के लोग हैं, 50 साल मुझको पूरे हो गए आसिम भाई। तो उस वक्त 1967 में जॉर्ज फर्नांडिस ने साउथ मुंबई से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और सामने असेंबली के इलेक्शन में वो थे गुलाम महमूद बनातवाला और जीते वो। लेकिन उनके जो उनका तौर तरीका बदला और इसराइल लोगों की हिमायत में उन्होंने कुछ कहा तो 72 में उसी शख्स के ऊपर न जाने कितने जूते, कितनी चप्पलें पड़ी। आई एम वेरी सॉरी टू से। आज तक शरद पवार साहब की सोच में, उनके तरीके में, उनके रवैये में कोई मैंने तब्दीली नहीं देखा। तो बुरा मत लगाना। और तुम इतना के है कि तुम अपने मरहूम वालिद की याद करके उनकी जो खदमात है, कि वो आदमी जो बेकरी के मुंशी से अपना काम शुरू किया, जिसने नौकरी किया, जिसने सादा जिंदगी गुजारी, गरीबों का सोचा, गरीबों को परवान चढ़ाने के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ा, तो आज वो अच्छे मकाम पर होगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे और जो काम आपने अपने बेड़ा सर उठाया आपके ट्रस्ट के जरिए उसको आप जारी और सारी रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ग्रांट्स को जिनके दामन पे कभी कोई छींटे नहीं, ऐसे लोगों का आपने जिक्र किया, बहुत शुक्रिया। आइए अब हम गुजारिश करेंगे मलिक लियाकत हुसैन के सबसे बड़े बेटे, जिन्होंने मलिक लियाकत हुसैन की सबसे प्यारी लाडली मुन्नी को अपने साथ रखा है, अपनी सरपरस्ती दी है और अपने बाप की तरह जिसे प्यार करते हैं, चाहते हैं, रखते हैं। मैं रफ़ी अहमद से दरख्वास्त करता हूँ कि मुन्नी के बारे में, लियाकत हुसैन साहब के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। रफ़ी अहमद साहब। भूतपूर्व विधायक मलिक लियाकत हुसैन की 25वीं पुण्यतिथि पे, बरसी पे हिंदुस्तान के मशहूर नेता, बहुत बड़े नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार में कई बार बड़े बड़े पदों को मंत्रिमंडल में सुशोभित करने वाले आदरणीय शरद पवार जी, गोवंडी विधानसभा के विधायक माननीय अबू आसिम आजमी साहब, समाजवादी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र के अध्यक्ष, गरीबों, लाचारों, अल्पसंख्यकों की महाराष्ट्र की विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने वाले
और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नेतागण जी और उपस्थित सभी मेहमान भाई और बहनों, मैं वैसे बहुत अच्छा बोलता हूं और बहुत अच्छा बोल भी लेता हूं, लेकिन मैं आज के इस मंच पे शरद पवार जी को देखकर इतना भावना विभोर हो गया हूं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आशिम भाई जानते हैं मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। मैं बंबई शहर के बहुत सारे राजनीतिक पदों पे रहा हूं, लेकिन पता नहीं, मैंने मेरी छोटी बहन से कहा कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कि मुझे वो दिन याद है जब लोगों के बीच में हम लोग एक बड़े बड़े आंदोलन को किया करते थे। मैं समाजवादी में रहा और आशिम भाई के साथ में बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में उनके हमेशा पीछे रहा करता था। लेकिन मैं आज आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि, और मेरे भावना विभोर होने का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, या मेरा परिवार इतना सौभाग्यशाली है कि आज मैं शरद पवार जी के मंच पर दो शब्द बोल नहीं पा रहा हूं। और रहा सवाल ये कि 1975 की इमरजेंसी में मेरी यही छोटी बहन मुन्नी 2.5 साल की थी। मेरे पिताजी को के ऊपर मीसा लगा था, लेकिन वो भूमिगत हो गए थे। तो मैं मेरे पूरे परिवार को और पूरा संभाल रहा था, जबकि मेरी उम्र उस वक्त 16-17 साल की रही होगी, लेकिन मैंने उस इमरजेंसी के ज़माने में अपने परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से, मेरा भाई नियाज अहमद, मेरा भाई, मेरी बहन मुन्नी, मैं इन लोगों को हमेशा एक अच्छी पढ़ाई लिखाई दिया। और मैंने मेरे भाई जो महाराष्ट्र की पहले कंप्यूटर के बैच का कंप्यूटर इंजीनियर है, फर्स्ट क्लास इंजीनियर है, मैंने उसको कुर्ला की बीएमसी स्कूल में दाखिला कराया, मेरी बहन का दाखिला कराया और मैं उनको पढ़ाया। और इमरजेंसी खत्म होने के बाद में जब अब्बा आए तो अब्बा ने नियाज अहमद को साबू सिद्दीक में डाला, जैसे जैसे मुन्नी बड़ी होती गई साबू सिद्दीक में डाला। फिर शरद पवार जी, मेरे अब्बा ने फिर मेरी बहन को जब अमरावती डिग्री के एडमिशन में भेजा तो मैंने वहां विरोध भी किया था, क्योंकि मेरी एक मानसिकता ऐसी थी कि अब अकेली है अमरावती में कैसे रहेगी। तो अब्बा ने कहा कि देखो ऐसा है कि जाने तो पड़ेगी, विश्वास है मेरा। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने आए हुए तमाम मेहमानों का, और विशेष करके आदरणीय शरद पवार जी का, जो आज आके हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आकर एक हमेशा के लिए एक ऐसा तोहफा दिया है जो यादगार बन के रहेगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं और अपने जो मतलब बोल नहीं पाया, मैं भी 65 साल का हूं और हकीकत में पवार साहब को देख के बहुत भावना भी बोल हो गया, बात खत्म। जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, आहिस्ता पकड़ो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो अपना नक्श छोड़ जाते हैं। और प्यार से रिश्तों को पकड़ने वाली शख्सियत का नाम है नसीम सिद्दीकी। जिस प्यार से आप पढ़ते हैं, एक ऐसा नेता है एनसीपी में हमारा हम कह सकते हैं कि जिस पर कोई दाग नहीं, जिस पर कोई धब्बा नहीं, और जो हमेशा अपने नेता का आदर आप हम सबके पास लाने के लिए जो मेहनत करता है, उस शख्सियत का नाम है नसीम सिद्दीकी। अभी हाल ही में आपको एक नई जिम्मेदारी पवार साहब ने दी है कि महाराष्ट्र का स्पोक पर्सन बनाया है। हम सब की नेक दुआएं आपके साथ हैं। बहुत जोरदार तालियों के बीच नसीम सिद्दीकी साहब। हम सबके नेता आदरणीय पवार साहब, श्री लोखंडवाला साहब, आज इस प्रोग्राम की सदारत जो कर रहे हैं, ऐसे जनाब अबू आसिम आजमी साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, मिराज सिद्दीकी साहब, सुनील चिटनीस जो हमारे
बहुत पुराने 30 साल पहले जब जॉर्ज साहब यूनियन चलाते थे तो युवा जनता दल में हम दोनों ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे और ये शरद राव के साथ, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ यूनियन का भी काम देखते थे। यहाँ इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, ज़ेबा मलिक और मलिक साहब की फैमिली के तमाम अफराद, मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि ज़ेबा मलिक की कोशिशों से आज यहाँ इस किताब का इजरा हुआ है। मलिक साहब जो है एक बहुत ही धुरंधर, बड़े ईमानदार सोशलिस्ट लीडर थे और मुझे इस बात का फख्र है कि लियाकत हुसैन साहब के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। वो 78 में यहाँ मुंबई के एमएलए हुए। पवार साहब उसी जमाने में इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और जब ज़ेबा मलिक ने हमसे ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने वालिद के 25वें, उनके इंतकाल के 25वें साल में उनकी यादों को समेट कर एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ और उन पर एक किताब जो है वो शाये करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि बेटे तो बाप की विरासत को चलाते हैं, लेकिन अगर बेटियां बाप की विरासत को चलाएं तो उसमें विरासत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, हकीकत भी होगी। और मुझे खुशी है, मैं ज़ेबा मलिक आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस काम को अंजाम दिया। तो मैंने कहा इसमें हम आपकी क्या, उन्होंने मुझे एक दिन सुबह कुछ 4 बजे जो है सहरी के टाइम एक व्हाट्सएप भेजा। वो व्हाट्सएप 35 साल पहले पुराना, एक मराठा मंदिर में हम लोगों ने कोई मीटिंग लिया था, निहार अहमद, जॉर्ज साहब, रंजीत भानु और उसमें लियाकत मलिक, लियाकत हुसैन, हम बैठे थे। तो उन्होंने कहा आपके पास तो मलिक साहब की बहुत सारी चीजें होंगी, आप मुझे वो दीजिए। और मेरी ख्वाहिश ये है कि चूंकि पवार साहब मुख्यमंत्री थे उस जमाने में और मलिक लियाकत हुसैन साहब नेहरू नगर कुर्ला से चुनकर एमएलए आए थे, बहुत बड़ी शख्सियत को मैं नाम नहीं लेता हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत को उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में जो है पछाड़ने का काम किया था। तो उनकी ख्वाहिश थी कि इस किताब का इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन, इसका इफ्तिताह देश के सबसे बड़े नेता माननीय पवार साहब के हाथों से हो। क्या मुझे पवार साहब वक्त देंगे? मैंने कहा मुझे लगता है कि पवार साहब आपको जरूर वक्त देंगे। उन्होंने कहा मेरी कभी मुलाकात नहीं है सियासत में, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं। मैंने उनको एक बात कहा कि पवार साहब की नजर हमेशा जो तालीम निस्वां है, औरतों की पढ़ाई है, बच्चियों की पढ़ाई है, वो हमेशा उस पर नजर रखते हैं। और खास तौर से उसके आगे मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहूंगा। मैंने एक बार ऐसे ही एक महिला के बारे में बोला कि साहब वो आपके पास मिलने आई थी, उन्होंने कहा वो प्रोफेसर थी, उसके कार्ड पे मैंने देखा, मैं अभी नाम उनका नहीं लूंगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुसलमान कम्युनिटी में भी आज प्रोफेसर